देखिए, मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। अब आपको अंदाज़ लगाना है कि हम क्या समझाने जा रहे हैं। क्या लिखा मैंने? एक। अब आप ये बताइए कि इस एक में किसका किसका भाग जा सकता है? केवल एक का? चलिए, फिर मैंने लिखा दो। दो में किसका किसका भाग जा सकता है? यानी कि दो को कौन कौन पटक सकता है, यानी हरा सकता है? एक और दो। अब आइए तीन में, तीन को कौन कौन हरा सकता है? यानी तीन में एक का विभाग जाएगा और दो का तो नहीं जाएगा। चार में बताइए, एक का भाग जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा। अच्छा, तीन का नहीं जाएगा? तब क्यों कह रहे हो तीन का जाएगा? एक का जाएगा, दो का, चार का। पाँच में बताइए, एक, दो का जाएगा, तीन, चार, पाँच। छः, एक का जाएगा, दो, तीन, छः का जाएगा। सात, एक का और आठ, एक, दो, चार, और तो नहीं किसी का जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये जितने भी आए हैं, एक के सामने एक लिखा हुआ है, दो के सामने एक दो लिखा हुआ है, तीन के सामने एक तीन लिखा हुआ है, ये सभी इसके कहलाते हैं गुणनखंड। क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। और जिसको गुणनखंड को आप अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हो कि नहीं? इसी को आप अपवर्तक भी कहते हैं। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। तो अब कोई कह दे कि अपवर्तक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कोई नंबर लिखा होगा तो उसके हम गुणनखंड निकालेंगे। अब कोई कहेगा गुणनखंड क्या होता है, तो कहोगे भैया हम ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे कि किसका किसका उसमें भाग जाता है। जिसका जिसका इसमें भाग जाएगा वो हम सब नंबर लिख लेंगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। हिंदी में कह दो अपवर्तक, इंग्लिश में कह दो फैक्टर्स। समझ में आ गया? ये सभी, अगर हम कहें चार के अपवर्तक कौन कौन हैं, या हम कहें चार के गुणनखंड कौन कौन है, एक ही चीज़ है ना। चार के फैक्टर क्या हैं? बात समझ में आ गई? अगर हम कहें आठ के फैक्टर क्या हैं? ठीक है, चलिए इसी से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी अभी सामने। देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है? केवल दो का। इसमें केवल दो का, इसमें केवल दो का, इसमें। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आप निकालते चले जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी मिलेंगी जिनमें केवल दो नंबर का ही भाग जा रहा होगा, दो संख्याओं का ही भाग जा रहा होगा। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य। पढ़ा था आपने? इसको हमने पहले भी पढ़ाया था। यानी कि कोई संख्या है, उसके केवल और केवल दो गुणनखंड हों। कितने? या उसके केवल दो अपवर्तक हों, तो वो संख्या भाज्य होती है कि अभाज्य होती है? अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने लिखा चार के कौन कौन से गुणनखंड हैं? एक, दो और चार। छः के कौन कौन से गुणनखंड हैं? एक, दो, तीन और छः। अब इसमें ऐसे गुणनखंड देखिए जो दोनों में हो। कौन कौन दोनों में है? एक और दो। तो ये जो दो गुणनखंड आए हैं, एक और दो, ये कहलाएंगे इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या कहलाएंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड, या कह सकते हैं उभयनिष्ठ अपवर्तक। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आप कहेंगे
कॉमन फैक्टर्स। तो अगर हम कहें 4 और 6 के कॉमन फैक्टर कौन कौन हैं तो क्या बताओगे? 1 और 2। चलिए यहाँ पर देखिए 8 और 6 के कॉमन फैक्टर कौन कौन हैं? 8 और 6 में देखिए 1 दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों में मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4, 6, 8 नहीं। तो इस तरह से 6 और 8 के भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 और 2। बात समझ में आ गई? 3 का भी पूछ सकता है। मान लीजिए इसके नीचे हम लगा दें 8 और 8 के गुणनखंड आपने लिखे थे 1, 2, 4, 8। अगर तीनों का पूछा जाए, इन तीनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, यानी कौन कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं? 1 तीनों में है, 2 तीनों में है और तीनों में होना चाहिए। अब 3 का पूछा जाए, 2 का पूछा जाए तो दोनों में होना चाहिए, 3 का कॉमन पूछा जाए तो तीनों में होना चाहिए। तो इन तीनों में केवल 2 हैं। तो अगर कहा जाए 4, 6 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं तो क्या बताओगे? और कहा जाए कितने हैं तो आप बताओगे 2। ठीक है ना? चलिए अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ इससे। देखिए आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैसे? यहाँ पर अभी मैंने लिखा था इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके 2 गुणनखंड हैं और ये सभी संख्याएं हमारी कैसी हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या की पहचान मैंने बताई थी, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो कौन सा उत्तर सही हुआ? चीज़ों को ढंग से याद रखना पड़ेगा। जब प्रश्न आया तो ध्यान से सोचो कि सर जी ने क्या बताया था, तब सोच के जवाब दो। देखिए अगला प्रश्न आया है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा या 8 या 6 या 4? 4। कौन कौन से? 1, 2, 3, 6। यानी ऐसी संख्याएं जिनका दोनों में भाग चला जाए। 1 का तो दोनों में चला जाता है, 1 का तो सब में लिखना है। 2 का भाग दोनों में जाएगा, 3 का, 4 का, 4 का इसमें तो चला जाएगा, 4 छंग 24 इसमें जाएगा नहीं। 5 का तो एक में नहीं जा रहा है। 6 का, 6 3 18, 6 चौक 24 और 12 का, 12 किसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो कौन कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए? 1, 2, 3। अगर पूछ दिया जाए कि 18 और 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे तो आप बताएंगे 1, 2, 3, 6। कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 6। बात समझ में आ गई? कौन सा उत्तर सही होगा? डी। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर पढ़ाया है उसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसी से निकल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चलिए और एक प्रश्न देता हूँ। इसी से संबंधित एक प्रश्न और आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12, 20, 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? यानी 12, 20 और 24 का इनमें से कौन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? कौन सा होगा? 4। क्योंकि कैसे चेक किया आपने? पहले 3 का भाग देखिए, तीनों में जाएगा नहीं। उभयनिष्ठ वो होता है जिसका सभी में भाग चला जाए, वही उभयनिष्ठ होता है। 3 का अगर इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। 4 का, 4 3 12, 4 5 20, 4 छंग 4 का तीनों में भाग गया तो 4 कैसा हुआ? इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और 5 का देखिए जाएगा नहीं, इसमें जाएगा केवल। 6 का देखिए इसमें नहीं जाएगा, इसमें और इसमें जाएगा। और 4 का तीनों में चला जाएगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ? 4। कौन सा आंसर सही हुआ? तो देखिए एक प्रश्न और है, छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 और 10 गुणनखंड हैं। एक तो उसने लगा दिया है छोटी से छोटी, तो इसमें जब जो इतनी लिखी है उसमें छोटी पहले चेक करना है। और 2, 3, 4, 5 और 10 उसके गुणनखंड होने चाहिए। तो सबसे छोटी इसमें कौन है? 60 में देखिए 2 का भाग चला जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का, तो यही उत्तर हो गया। हालांकि इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी तो चला जाएगा, लेकिन उसने ये लगा दिया है, इसको ध्यान रखिए, छोटी से छोटी बतानी है।
इसलिए हम 600 को नहीं, इसमें भी तीनों का चला जाएगा, लेकिन हमें छोटी वाली बतानी, इसलिए कौन सा आंसर सही होगा? अगला प्रश्न है 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। बताइए, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए कि 2 कि 3 कि 4? एक का भाग तो सभी में चला जाता है। अब 2 का भाग देखिए दोनों में जा रहा है, इसमें तो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 3 का दीजिए, 3 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ये भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 4 का तो दोनों में नहीं जा रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ? तो उत्तर कौन सा सही हुआ? देखिए एक प्रश्न है 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन सा आया? बी। डी कैसे? पहले इसके गुणनखंड आपने निकाले होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं जिसका दोनों में भाग, 1 का दोनों में जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, ये चारों इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं दोनों के। लेकिन उसने पूछा है सबसे बड़ा, तो इन सबसे बड़ा कौन है इसमें? 6। तो कौन सा उत्तर आया? बात समझ में आ गई? ये अगला क्वेश्चन है 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। इनमें से आपको बताना है कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों के हैं। कौन से हैं? ए। कैसे चेक किया आपने? 1 का भाग तो दोनों में चला जाएगा, 2 का, 4 का, ठीक है 4 का भी जाएगा, 8 का, 8 7 56 और 15 8 120, और बाकी इसमें 3 भी है तो 3 का दोनों में भाग जाएगा नहीं। हाँ, इसमें जो है 12 का नहीं जाएगा, और ए में इन चारों का भाग दोनों में चला जाएगा। इसका मतलब पार्ट ए सही हो गया आपका। अब तो लगा लोगे ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड जिसका दूसरा नाम था अपवर्तक, और इंग्लिश में इसको क्या कहते थे? फैक्टर्स कहते थे। इसी को अपवर्तक कह सकते हैं या फैक्टर कह सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या यहाँ पर जोड़ दिया है? अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड के पहले एक शब्द और जुड़ गया, अभाज्य। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। हमने परिभाषा लिखी है, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो, अभाज्य का मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो ऐसी तब उनको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे उदाहरण से समझेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 18 के अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 18, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी गुणनखंड लिखे जाएंगे वो अभाज्य होने चाहिए और उनका गुणा 18 के बराबर भी आना चाहिए। 2 का गुणा 2 में किया, फिर 3 कितना हुआ? 2 3 6, फिर इसके बाद 3, 6 का गुणा 3 किए 18। ये सभी हमारे फैक्टर कैसे हैं? अभाज्य, और इनका जब गुणा करते हैं तो 18 भी प्राप्त होता है। तो इस तरह के जब गुणनखंड निकालेंगे तब उसको क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए हम कहें 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 24 के अभाज्य गुणनखंड अगर बड़ा आ जाए आपको तो बड़ा निकालने के लिए उसका एक तरीका होता है, उसको हम तरीके को सीखेंगे। यहाँ पर 24 लिखेंगे और इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब इसमें देखेंगे छोटी संख्या से 2 से शुरू करेंगे। 2 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं? तो 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 12। फिर देखिए 2 का भाग जाएगा कितनी बार? फिर देखिए 2 का भाग जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये जो आपके आ गए हैं फैक्टर, यानी 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से कोई बड़ी संख्या आ सकती है, जैसे आप निकाल लीजिए 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए इसी मेथड से। 210 के अभाज्य गुणनखंड और बताइए कितने आएंगे?
210 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए बच्चों, एक प्रश्न आया है 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 230 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, कितने आए उनको गिन लीजिए। 230 यहाँ पर लिखिए, और सबसे पहले देखिए किसका 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 5 1 6 7, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, 5 का दीजिए। 5 दूनी 10 और बचेगा 1, 5 तिया 15। अब 23 में तो किसी का जाता नहीं है, जाता है 23 से कम 23। तो गुणनखंड कौन कौन से आए। 230 के गुणनखंड आ गए 2, 5 और 23। तो कितने आए 3। उसने ये पूछा कितने हैं, तो गिन लो 1 2 3। तो बी उत्तर आपका सही हो गया। अब आप लोग अपनी पुस्तक से अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले सभी प्रश्न हल करके लाएंगे। जो प्रश्न नहीं आएगा कलम से पूछेंगे। मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, इसी तरह से और भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हमें हमने 15 तक लिखा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिससे सभी में भाग चला जाए। क्या बताया आपने। 3 से जब आपने भाग दिया तो सभी में चला गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 3 पच्चे 15। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ 5, 10, 15, 20, 25। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे सभी में भाग चला जाए। 5। तो अब हम क्या कहेंगे, ये तो आपने पहचान लिया। अब हम कहेंगे बच्चों, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर आई हैं, ये संख्याएं 5 की गुणज हैं। क्या हैं। 5 की गुणज। अब समझ में आ गया। और ये जितनी संख्याएं हैं ये सब क्या हैं, किसकी गुणज हैं। 3 की गुणज। बात समझ में आ गई। गुणज का मतलब समझ में आ गया। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुणज यानी मल्टीपल्स। जब हमने 5 में 1 का गुणा किया तो 5 आया, जब 2 का गुणा किया तो 10 आया। ठीक है ना, इसीलिए उसका नाम रखा गया मल्टीपल्स। इसी को अपवर्त भी कहा जाता है। आपकी कक्षा 4 या 5 की जो पुस्तक है उसमें अपवर्त नाम दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से क्या आप बता सकते हैं 4 के गुणज कौन कौन से होंगे। 4 के गुणज बताइए। 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने गुणज हैं इसकी कोई लिमिट है। 4 का गुणा करते चले जाइए, सुबह से शुरू करिए शाम तक करते चले जाइए। तो गुणज कितने मिलेंगे इसकी कोई संख्या नहीं होती है। हाँ, तो गुणज आपने समझ लिया, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, भी समझ लिया। 4 के गुणज अगर कोई पूछ दे कितने होंगे तो कहोगे पता नहीं कितने होंगे, कहाँ तक चले जाएंगे। लेकिन गुणज की लिमिट तब आ जाएगी, इनकी संख्या निश्चित तब आ जाएगी जब कह दिया जाए 15 से 50 के बीच 5 के कितने गुणज होंगे। इसको 2 तरह से पूछ सकता है। 15 से 50 तक। अगर 50 तक उसने कहा है तो आप 15 भी गिनेंगे और 50 भी गिनेंगे। लेकिन 15 और 50 के बीच पूछ रहा है तो फिर 15 नहीं गिना जाएगा। 15 के आगे जाओ, 15 के आगे जाओगे क्या मिलेगा 20। 5 का गुणज है, फिर 25, फिर बस 50 के बीच तक नहीं है। तो कितने गुणज मिल गए आपको 1 2 3 4 5 6। अब इसकी गिनती निश्चित हो गई। और अगर कह दिया जाए 15 से 50 तक
तो 15 भी गिना जाएगा और 50 भी गिना जाएगा। तब कितने हो जाएंगे? 15 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ 50 भी हो जाएगा, 2 और बढ़ जाएंगे। तब कितने गुणज आ जाएंगे? 8। दोनों बातें समझ में आ गई आपको? तो आपने समझ लिया गुणज क्या होता है, गुणज की परिभाषा समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे उभयनिष्ठ गुणज। निष्ठ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉमन। क्या कहते हैं? और गुणज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल। ठीक है ना? तो उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? जैसे अगर हम कहें 3 के गुणज लिखो, क्या कहें? 3 के गुणज। तो आप क्या क्या लिखेंगे? 3 के गुणज 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9, 12 ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पर आप लिखिए 2 के गुणज। क्या कहा मैंने? 2 के गुणज। 2 के गुणज क्या लिखोगे? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक। अब हम ये कहें कि इन दोनों में ऐसे गुणज देखिए जो दोनों के गुणज हों। कोई संख्या ऐसी है जो दोनों में है? इनमें देखिए 3 दोनों में है? नहीं है। 2 नहीं है। 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। तब हम क्या कहेंगे? 6, 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणज है। उभयनिष्ठ समझ में आ गया? उभयनिष्ठ गुणज आपको कैसे पता करना है? 2 का भाग 6 में चला जाएगा, हाँ। 3 का भाग 6 में चला जाएगा, हाँ। तो पता चल गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या 18 2 और 3 का गुणज है, तो आप क्या करोगे? 2 का भाग दोगे पहले, इसमें चला जाएगा। 3 का भाग दोगे, चला जाएगा। तब आप क्या कहेंगे? 18 जो है ये 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणज है। बात पूरी समझ में आ गई आपको? उभयनिष्ठ गुणज है यानी कि कॉमन मल्टीपल है। देखिए बच्चों, एक गुणज से संबंधित प्रश्न है। 14 तथा 77 के मध्य, मध्य का मतलब बीच, 7 के गुणजों की संख्या कितनी होगी? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बीच आ जाए, मध्य या बीच, तो आप इसको भी नहीं गिनेंगे और इसको भी नहीं गिनेंगे। और 7 के गुणज पूछा गया है, तो 7 दूनी 14, फिर क्या आएगा? 7 तियां 21, फिर 7 चौक 28, फिर 7 छंग 42, 7 सत्ते 7 अट्ठे 7 नेम 7 दामन, और फिर 10 के बाद जब 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77। 10 तक तो हो गया गुणा, और 77 के बीच पूछ रहा है तो 77 हमें नहीं लिखना है। जब भी बीच आ जाए तो ये भी नहीं लिखना है 14 और 77 भी नहीं लिखना है। अगर ये पूछे 14 से 77 तक, तब 14 और 77 दोनों गिन लेना है। तो कितने आए गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा उत्तर सही हुआ? बी। आप लोग तो तीसरा बता रहे थे। यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा है 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 3 के गुणज लिखना शुरू करेंगे और 25 से छोटे लिखेंगे। 3 के गुणज कहाँ से लिखना शुरू करोगे? 3 से। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 3 6 12 15 18 21 24 हैं? क्या गलत हुआ? 27। 25 से बड़ा हो गया, हमें क्या करना है? 25 से छोटा लिखना है। तो अब गिन लीजिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि उसने संख्या पूछी है कितने गुणज होंगे। तो कौन सा आंसर सही हुआ? सी। अब बढ़िया समझ में आ रहा है? यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में कौन सा होगा? अब इसमें हमें बताना है
कि इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है। तो कैसे चेक करोगे? 6 का भाग दीजिए पहले। 6 का भाग 10 में गया, 20 में जाएगा, 30 में जाएगा। फिर 10 का भी चेक करिए, 30 में जाएगा, 15 का। अगर तीनों का भाग जिसमें चला जाए वही उसका उभयनिष्ठ गुणज है। तो उत्तर कौन सा आया? यहाँ पर प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों की गुणज हो सकती है। अब उसने उभयनिष्ठ की जगह दोनों शब्द यूज कर दिया है, यानी कि 5 और 10 दोनों का भाग इसमें जाना चाहिए, या इसमें जाना चाहिए, या इसमें, या इसमें। अब पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, हमने विभाजिता के नियम पढ़ाए थे। 5 का भाग इसमें जाता है, हाँ। इसमें जाता है, हाँ, क्योंकि इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 का भाग उसमें चला जाता है। तो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब हमें किसका चेक करना है? 10 का चेक करना है। 10 का भाग उसी में जाता है जिसका इकाई अंक 0 हो। तो इसमें इकाई अंक 0 है, तो इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। इसमें इकाई अंक 0 है, 10 का भाग नहीं जाएगा। इसमें नहीं जाएगा, इसमें। तो इसमें 10 और 5 दोनों का भाग जा रहा है। इसका मतलब 5 और 10 दोनों की जो गुणज संख्या है वो 140 है। कौन सा उत्तर सही हुआ? यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। यानी आपको चेक करना है कि 11 का भाग किस में चला जाएगा, वही इसका गुणज होगा। अब 11 से विभाजिता का नियम से चेक करेंगे। भाग दे के देखेंगे तो समय लगेगा। विभाजिता का नियम क्या बताया था हमने? एक संख्या एक छोड़ करके जोड़ना है। एक ले लीजिए और फिर ये छोड़ दीजिए, फिर ये ले लीजिए। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। और जो छूट गया है उसके बीच में माइनस लगाइए। माइनस लगाने पर क्या आ गया? 0। अगर 0 आए तो इसका मतलब उसमें 11 का भाग चला जाएगा। 0 आए या 11 का गुणज आ जाए, यानी उसमें 11 का भाग, मान लीजिए अगर 11 आ जाता तब भी हम कहते हैं 11 का भाग चला जाएगा। अगर यहाँ पर 22 आता तो भी, 33 आता तो भी। अब इसमें चेक कर लीजिए। अब एक बार चेक कर लिया, जब पहले ही मिल गया तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये आखिरी में कहीं लिखा होता है ना, तो आप इसको चेक करते। 1 और 1 कितना होता है? 2 और 5, इसको घटाया कितना आया? 3। 3 में 11 का भाग जाएगा नहीं, ना 0 आया। इसी तरह इसमें अंदाज लग जाएगा। 2 और 4 इसमें भी नहीं आएगा, 2 और 3 इसमें भी नहीं आएगा, 2 - 2 इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पता लगाया कि 11 का भाग किसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो यही आपकी 11 की गुणज हो गई। देखिए यहाँ प्रश्न है 6 के पहले 4 गुणजों का योग। पहले की जगह पर प्रथम शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है। तो 6 के गुणज लिखना है और पहले 4 गुणजों को जोड़ना है। 6 के गुणज आप लिख लीजिए। 6 के गुणज क्या होते हैं? 6, 12, गुणज का मतलब है आप पाड़ा पढ़ते जाइए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंचे 30, ऐसे लिखते चले जाएंगे। उसने कहा है 4 गुणजों का योग। यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, इनको सबको जोड़ना है। तो 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 18 36 में 4 और 40 में 20। जरूरी नहीं कॉपी में लिख के जोड़ो, पहले इकाई जोड़ लो फिर दहाई जोड़ लो। ये 24 है, 24 में क्या क्या होता है? 20 होता है, 4 होता है। तो मैंने कैसे जोड़ा? 12 6 18 और 18 18 दूनी 36 हो गया। और 36 में हमने 24 नहीं जोड़ा, हमने 36 में 4 जोड़ा और 20 बचा कि नहीं। और जब 40 हो गया तो 20 में जोड़ना आसान हो गया, तो कॉपी में लिखना भी नहीं पड़ा। तुम बिना कॉपी में लिखे जोड़ नहीं पाओगे। हाँ, तो कितना जोड़ाया? ये आ गया। देखिए थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। 6 के प्रथम 5, अब हमने पहले की जगह प्रथम कर दिया है और 4 की जगह 5। गुणजों का योग कितना होगा? तो यहाँ पर 6 के गुणज लिख लीजिए आप। 6 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 5 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ दीजिए और जोड़ते समय जरूरी नहीं आप कॉपी में लिख के जोड़ें। 12 और 6 18, 18 में 18
अब 36 में 24 ना जोड़ो, 4 जोड़ो, 40। तो 24 में 4 तो मैं जोड़ चुका हूँ, 20 बचा है। तो 40 20 और 60 30, बिना कॉपी में लिखे आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। तो उत्तर कौन सा सही हुआ? 90।